आप सभी का इस वीडियो में बहुत स्वागत है। आज हम लोग 7वीं कक्षा की भूगोल की पाठ्य पुस्तक पर्यावरण और हम से पहला अध्याय हमारा पर्यावरण पढ़ने वाले हैं। इसको हम लोग विस्तार से जानेंगे। संक्षेप में बता देते हैं पर्यावरण क्या है। हमारे चारों ओर जो भी घटना घटित होती है या जो कुछ भी हम लोग को दिखाई देता है या महसूस होता है वो सभी पर्यावरण के ही अंतर्गत आता है। तो ठीक है, चलिए हम लोग इस पाठ को शुरू करते हैं। नीलू 2 साल बाद गर्मी की छुट्टियां मनाने अपने नाना नानी के यहाँ जाती है, जहाँ नीलू ने देखा कि 2 वर्षों में यहाँ सब कुछ बदल गया है। सबसे पहले नीलू की नज़र उन पेड़ों को ढूंढ रही थी जिस पर वह अपने छोटे भाई बहनों के साथ झूला झूलती थी। उसने देखा कि जहाँ वे पेड़ लगे थे वहाँ एक बड़ा सा तालाब बन गया है। यह देखकर वह बहुत दुखी हुई और सोचने लगी कि हम अब कहाँ झूला झूलेंगे। नीलू को उदास देखकर नाना जी ने कहा, नीलू क्या हुआ? तुम बहुत दुखी लग रही हो। नीलू ने कहा, नाना जी, यहाँ पर जो बड़े बड़े पेड़ थे अब वे कहाँ गए? नीलू पूछती है। उन पेड़ों को काटकर यहाँ तालाब का निर्माण क्यों किया गया? नाना जी ने कहा, बेटा, यह सरकारी ज़मीन थी। सरकार ने गांव वालों की जल की कमी को दूर करने के लिए यहाँ पर पेड़ों की कटाई कर तालाब का निर्माण करवाया, परंतु तालाब की मेड़ पर पुनः नए पौधे सरकार ने लगवाए। ये नाना जी के कथन था। अब नीलू ने देखा गांव की कच्ची सड़कों का स्थान पक्की सड़कों ने ले लिया है। गांव के अधिकतर घरों में शौचालय का निर्माण हो गया है। इस तरह से नीलू ने यह अनुभव किया कि पिछले 2 वर्षों में आसपास के क्षेत्रों में बहुत अधिक परिवर्तन हो गया है। जब छुट्टियां बिताने के बाद नीलू अपने स्कूल गई तो वर्ग शिक्षक सभी बच्चों से छुट्टियों के सदुपयोग के बारे में पूछते हैं। मतलब आप लोग छुट्टी में क्या अच्छा किए, कुछ सीखे, कुछ देखे, कहीं घूमे, मतलब अच्छे से बिताएं, उसके बारे में पूछते हैं। नीलू अपने नाना के गांव में हुए बदलाव को बताती है। शिक्षक ने कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। नीलू ने तुरंत अपने वर्ग शिक्षक से एक प्रश्न किया, पर्यावरण क्या है? देखिए, ये सवाल यहाँ पर आ चुका है। अब शिक्षक ने बताया, वे सारी वस्तुएं जो हमारे चारों ओर दिखाई पड़ती हैं पर्यावरण कहलाती है। नीलू ने कहा, इसका मतलब स्कूल भवन यानी कि स्कूल का जो बिल्डिंग घर है, मेज, ठीक है, टेबल जिसको बोलते हैं हम लोग, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, खेल का मैदान, यहाँ तक कि सड़क रास्ता जो है, कूड़ा करकट माने जो भी गंदगी वगैरह है, मेरे दोस्त सभी पर्यावरण कहलाएंगे। देखिए, आपके जो दोस्त हैं वो भी पर्यावरण कहलाते हैं।
शिक्षक, हाँ, शिक्षक ने कहा, लेकिन कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पहाड़, समुद्र, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, घर, रेल, कपड़े, किताब आदि। ठीक है, यानी कि कुछ प्राकृतिक जो अपने आप हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं कि भगवान ने बनाया, भगवान ने किया, और कुछ मानव निर्मित जो हम लोग खुद अपने सुविधा के अनुसार बनाते हैं, वो हो गया मानव निर्मित पर्यावरण। आगे फिर शिक्षक ने कहा, अब सभी छात्र अपने घर के आसपास दिखाई देने वाले प्राकृतिक एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाकर लाएंगे। सभी बच्चे सोचने लगते हैं कि हमारे घर के आसपास कौन कौन सी वस्तुएं हैं। ठीक है, आप सोचेंगे, आपके आसपास बहुत सारा वस्तु नज़र आएगा, आपको पता चलेगा, और आप लोग इसका सूची बना सकते हैं। तभी नीलू ने एक और प्रश्न किया, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? बहुत अच्छा सवाल था। शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है। हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रकृति में उपलब्ध वस्तुओं का दोहन करते हैं एवं नई नई वस्तुओं का निर्माण करते हैं। इस तरह हम प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी नष्ट भी कर देते हैं। मतलब ये शिक्षक का कहना है कि लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो प्रकृति से जो अपने आप उत्पन्न हुआ है, उसको हम लोग दोहन यानी कि उसका इस्तेमाल करते हैं, उसको नया रूप देते हैं और नई नई वस्तुओं का निर्माण यानी कि बनाते हैं। इस तरह से हम प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन कर देते हैं और उसको कई बार तो नष्ट भी कर देते हैं। जैसे पेड़ पौधा को हम लोग काट देते हैं और नया पेड़ अगर लगाते भी हैं तो उसको बड़ा होने में काफ़ी समय लगता है। इस तरह से अभी का समय में हम लोग अक्सर देख भी रहे हैं कि जंगल को काटा जा रहा है या जो पुराने तालाब थे उस पर घर बना दिया जा रहा है, तो भी क्या होगा, बाढ़ की समस्या हो सकती है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ होती है। तो अब आगे देखते हैं। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले वस्तुएं, स्थान माने कोई जगह, प्रकृति जो अपने आप हुआ है, ठीक है, जो खुद से होता है उसको प्रकृति बोलते हैं, आदि जो प्राणियों के दैनिक जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। ठीक है, किसी भी तरह से वो उस पर प्रभावित करता है, यानी कि उसका ज़रूरत पड़ता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, वो पर्यावरण कहलाता है। इस प्रकार पर्यावरण परि तथा आवरण दो शब्दों के मेल से बना है। देखिए, पर्यावरण जो है दो शब्दों के मेल से बना है, परि और आवरण। परि का अर्थ है चारों तरफ तथा आवरण का अर्थ है घेरा। घेरा जैसे हम लोग अपने घर के चारों ओर दीवार खड़ा करते हैं या फिर कुछ झाड़ियों को काट कर उस पर हम लोग अपना घेरा लगा देते हैं।
ताकि कोई जानवर या मवेशी सीधे वहाँ पर प्रवेश यानी कि वहाँ अंदर नहीं आ पाए। ठीक है, तो आवरण का अर्थ हो गया घेरा, अर्थात प्रकृति में जो चारों ओर पाया जाता है। जैसे वायु, वायु हर जगह में पाया जाता है, जहाँ कुछ भी नहीं है मतलब वहाँ हवा है। ठीक है, मृदा मिट्टी, ठीक है, पेड़, पौधे तथा प्राणी सभी पर्यावरण के अंग हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है, अर्थात पर्यावरण के दो रूप हैं, पहला प्राकृतिक पर्यावरण एवं मानव निर्मित पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण कहने का मतलब हो गया जो अपने से हुआ, जिसको भगवान ने बनाया, और मानव निर्मित जिसको हम आदमियों ने बनाया, वो हो गया मानव निर्मित पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर जैव, बायोटिक यानी कि जो जीवित होता है, जिसमें जान है, जो बड़ा हो रहा है या जान है, जिसमें हलचल होता है। ठीक है, वो क्या हो गया, जैव एवं अजैव जो निर्जीव है, जिसको अबायोटिक इंग्लिश में बोलते हैं। दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं प्राकृतिक पर्यावरण में। ठीक है, आगे, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। अब थोड़ा हम लोग इस चित्र को देख लेते हैं। देखिए, पर्यावरण के घटक, इसको दो भागों में बांटा गया है। घटक कहने का मतलब होता है भाग। ठीक है, कितने भागों में बांटते हैं, वही हो गया घटक। पहला है प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा है मानवीय पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण में देखिए इसका दो भाग हुआ है, जैव और दूसरा है अजैव। जैव से आया जीवमंडल, अजैव से आया स्थल मंडल, जिसमें हम लोग रहते हैं ज़मीन में। जल मंडल हो गया पानी, नदी या समुंदर, तालाब, कुआं सभी आएगा। वायुमंडल हमारे चारों ओर जो हवा गैसीय आवरण है। ठीक है, इसके बाद देखिए मानवीय पर्यावरण में पहला है सामाजिक क्रियाएं, दूसरा मानव निर्मित क्रियाएं। सामाजिक क्रियाएं में जैसे है व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक कार्य, आर्थिक कार्य, राजनीतिक कार्य। देखिए, व्यक्ति और परिवार तो आप जानते ही हैं। धर्म भी आप जानते हैं, बहुत सारे धर्म हैं हमारे देश में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, बहुत तरह के हैं। शैक्षिक कार्य यानी कि जो हम लोग को पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। आर्थिक कार्य जिससे हम लोग को रुपया, पैसा, धन का कमाई होता है। राजनीतिक कार्य जिसमें लोगों की सेवा, समाज सेवा से जुड़े कार्य होते हैं, जो हम लोग आमतौर से देखते हैं नेता लोग जो हमारे होते हैं वो लोग करते हैं। और देखिए मानव निर्मित क्रियाएं में जैसे मानव क्या क्या बनाता है, सड़क, वायुयान यानी कि जो हवाई जहाज़ है, रेल मार्ग, ठीक है, जो ट्रेन है उसका रास्ता सब कुछ बनाता है। पुल, पार्क इसको बोलते हैं, गार्डन को जहाँ पे बहुत सारा पेड़ पौधा फूल वगैरह होता है। इमारतें, ठीक है, इमारतें हो गया घर, बहुत बड़ा बिल्डिंग जो होता है। उद्योग को हम लोग एक छोटा फैक्ट्री या बड़ा फैक्ट्री ही उद्योग है, जहाँ पे कोई सामान तैयार होता है। या फिर छोटे छोटे उद्योग जैसे मुर्गी पालन, पापड़ बनाना, अगरबत्ती बनाना, ये भी उद्योग है। आपका टाटा स्टील या और भी इस तरह के जो भी
कुछ निर्माण करते हैं, वो सब उद्योग हैं। स्मारक जैसे ताजमहल, ये सभी स्मारक वगैरह में आते हैं। अब देखिए अगला चित्र में हम लोग देखते हैं पर्यावरण के घटक। ये भी देखिए यहाँ पर 3 भागों में दिखाया है। एक प्राकृतिक, मानव निर्मित और स्वयं मानव। क्योंकि मानव निर्मित जो होता है यानी कि मानव के द्वारा बनाया गया, तो पहला तो आदमी खुद एक पर्यावरण है, साथ ही एक संसाधन भी है। देखिए यहाँ पर हम लोग चित्र के माध्यम से देखते हैं। प्राकृतिक में देखिए ये है जलमंडल, यहाँ आपका नदी या तालाब इस तरह का कुछ है, और वायुमंडल, इसमें देखिए गैसों का आवरण दिखाया गया है। स्थल मंडल देखिए, इसमें घर, बिल्डिंग बड़ी बड़ी हैं और कुछ पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं। उसके बाद देखिए सजीव मंडल में क्या है, इसमें आपका पेड़ पौधे, जीव जंतु सब रहते हैं सजीव मंडल में। सजीव जीव मंडल भी इसको कहते हैं। अब देखिए मानव निर्मित पर्यावरण में क्या क्या है। देखिए पार्क, जो हम लोग का गार्डन है, ठीक है, घूमना है पर अच्छा लगता है। छोटे बड़े सभी को यहाँ गार्डन जो होता है अच्छा लगता है, क्योंकि ये साफ़ सुथरा और सजा हुआ रहता है। उसके बाद देखिए इमारतें, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो फ्लैट वगैरह होती हैं। उसके बाद पुल, इंग्लिश में ब्रिज बोलते हैं, ठीक है, नदी के ऊपर ख़ास तौर से आने जाने के लिए ये सब बनाया जाता है। सड़क मानव के द्वारा बनाया गया है। देखिए उद्योग, फैक्ट्री, यहाँ पे धुआं निकलता फैक्ट्री दिखाई दे रहा है। स्मारक देखिए, किला वगैरह जो है, ताजमहल का भी चित्र दिखाया गया है। मानव में देखिए एक व्यक्ति है, परिवार है, समुदाय, समुदाय माने कोई एक जाति विशेष का आदमी, या फिर अपना एक टोला, या फिर हम लोग का अपना एक क्लास भी एक समुदाय हो सकता है, ठीक है। देखिए उसके बाद धर्म, धर्म यहाँ पर उनके पहला यहाँ पर गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर का दिखाया है। उसके बाद शैक्षिक में देखिए एक मैडम बच्चों को पढ़ा रही हैं। आर्थिक में देखिए ये एक बाज़ार का दृश्य है, जहाँ पे बड़े बड़े दुकान वगैरह हैं। राजनीतिक स्थिति में देखिए क्या है, ये भारत की सीमा को दिखाया गया है। मतलब ये जो एरिया है ये भारत का एक राजनीतिक मानचित्र है। देखिए आइए कुछ करके सीखें। ये आप लोग को करना है और आप लोग को सीखना है। देखिए क्या करना है, सभी बच्चे अपने आसपास के बुज़ुर्गों से बात करें और उनसे निम्नांकित जानकारियाँ प्राप्त करें। बुज़ुर्ग कौन हैं? आपके मम्मी पापा या फिर आपके दादा दादी, नाना नानी, आस पास के जो भी बड़े लोग हैं वो आपके बुज़ुर्ग हैं। तो आप उनसे पूछ सकते हैं, जैसे जब वो छोटे थे तो स्कूल कैसे जाते थे, उनसे आप पूछ सकते हैं। दूसरा सवाल, जब गर्मी का मौसम आता था तो वे गर्मी से बचने के लिए क्या क्या करते थे? जब वे छोटे थे तब उनके आसपास किस प्रकार के मकान थे? चौथा बिंदु में दिया है, इस प्रक्रिया से अपने आसपास के पर्यावरण में आए परिवर्तनों का पता कर सकेंगे। ठीक है, देखिए मैं इन सब का जवाब अपने स्तर से दे देता हूँ। देखिए जब वे छोटे थे तो स्कूल कैसे जाते थे? आज अक्सर बच्चे गाड़ी, साइकिल वगैरह से जाते हैं, और तब के ज़माने में लोग पैदल जाते थे, और आज के जैसा अच्छा मकान, स्कूल का मकान, बिल्डिंग नहीं हुआ करता था। कुछ झोपड़ी नुमा मकान होता था जहाँ पे ज़मीन पे दरी या बोरा वगैरह बिछा के पढ़ाई करते थे।
कभी पेड़ के नीचे भी बैठ जाते थे। ठीक है, ये कुछ साल पहले की बात है। उससे पहले तो लोग ऋषि मुनियों के ज़माने में जंगल में जाके पेड़ के नीचे ही पढ़ाई होता था, घर से बाहर रह के। तो अभी कुछ साल पहले देखा जाए तो भी हम लोग के पास इतना सारा संसाधन नहीं था। दूसरा बिंदु में जो दिया है कि जब गर्मी का मौसम आता था तो वे गर्मी से बचने के लिए क्या क्या करते थे। तो देखिए, गर्मी से बचने के लिए दिन के समय में कोई बड़े से पेड़ के छांव में जाके बैठ जाते थे, अपना चादर दरी या फिर खटिया वगैरह बिछा के वहाँ पे वो आराम करते थे। और आज का डेट में क्या है कि हर घर में पंखा, कूलर, एसी लगा हुआ है, जिससे घर के अंदर ही लोग रहते हैं। रात को भी आंगन में सो जाते थे, उनसे बड़े मतलब बहुत सुकून का नींद आता था, अच्छा लगता है रात को बाहर सोने में। लेकिन आज कोई बाहर नहीं सोते हैं, सब घर के अंदर ही सोते हैं। जब वे छोटे थे तब उनके आसपास किस प्रकार के मकान थे। तो देखिए, आज हम लोग आधुनिक ये में देख रहे हैं कि हमारा जो ज़्यादातर लोगों का घर अब पक्का मकान है, यानी कि बिल्डिंग है। अभी हमारे प्रधानमंत्री आवास भी हर गरीब लोगों को मिल रहा है, जिससे हर आदमी के पास अपना एक पक्का मकान है। पहले क्या होता था कि कच्चे मकान होते थे, जिसमें बारिश में पानी टपकता रहता था, आंधी तूफान में वो घर पूरा गंदा हो जाता था। तो इस तरह के बहुत सारी समस्याएं हो जाती थी उस टाइम। तो अब वो सब चीज़ तो उतना देखने को नहीं मिलता है। और सड़कें भी पहले अभी के जैसे पक्की सड़कें नहीं होती थी, कच्ची सड़क होती थी। बारिश के दिनों में एकदम कीचड़ हो जाता था, कहीं भी आना जाना बहुत मुश्किल होता था। बहुत सारे पुल नहीं होने से बहुत सारे गांव एक द्वीप टापू के जैसे हो जाते थे। चलिए अब आगे देखते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण जैव और अजैव दो प्रकार के प्रमुख तत्वों का दृश्य और अदृश्य समूह है। इसका मतलब दृश्य मतलब दिखाई देने वाला और अदृश्य मतलब दिखाई नहीं देने वाला। दृश्य का मतलब होता है जो दिखाई देता है, और अदृश्य जो दिखाई नहीं देता है, जैसे हवा नहीं दिखाई देता। आगे देखिए, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण को भौतिक पर्यावरण भी कहते हैं। ठीक है, देखिए फिर से इसको दोहराते हैं। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनते हैं। क्योंकि ये सब जो भी है, इसको कोई आदमी नहीं बनाए, ये खुद ब खुद हो जाता है। तो ये प्राकृतिक पर्यावरण है। प्राकृतिक पर्यावरण को भौतिक पर्यावरण भी कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम। आगे, ठोस चट्टानों एवं खनिजों से बनी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। देखिए, ठोस चट्टानों एवं खनिजों से बनी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। जमीन जिसमें हम लोग रहते हैं, तो क्या हम लोग चट्टान में ही रहते हैं? नहीं, ये जो मिट्टी है ये चट्टान से ही बना हुआ, उसके टूटने फूटने से पत्थर बना, पत्थर से वो गिट्टी बालू होके वो मिट्टी का निर्माण होता है। इसमें लाखों साल लगता है। ठीक है, और हम लोग उसी जमीन पे रहते हैं। ये स्थल मंडल कहलाता है। स्थल मंडल की सतह पर पर्वत, पठार, मैदान, घाटी जैसी विभिन्न प्रकार के विषम स्थल रूप पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब सभी जगह हम लोग अलग अलग चीज देख पाते हैं। कहीं पर पर्वत है तो कहीं पठार है, तो कहीं मैदान, तो कहीं घाटी।
देखिए ये सब चीज क्या है बताते हैं। पर्वत जो नुकीला होता है, ऊपर उसका चोटी जो होगा वो नुकीला होगा। पठार क्या होता है, ऊंचा उठा हुआ है लेकिन ऊपर में समतल है, मैदान के जैसा। और मैदान तो समतल होता ही है। और घाटी जो पहाड़ी इलाका के बीच का होता है। जैसे विभिन्न प्रकार के विषम स्थल रूप पाए जाते हैं। ठीक है, आगे यह विषमता महाद्वीपों पर ही नहीं बल्कि महासागर की सतह पर भी मिलती है। स्थल मंडल मनुष्य एवं पौधों के जीवन के लिए आवश्यक है। ठीक है, स्थल मंडल हम लोग जहाँ रहते हैं ये मनुष्य हम लोगों के लिए और पौधों के जीवन के लिए आवश्यक है। विभिन्न अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस, ठीक है, ये 3 अवस्था में किसी भी वस्तु पदार्थ को हम लोग पाते हैं। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था में पृथ्वी पर उपस्थित जल का संपूर्ण क्षेत्र जलमंडल कहलाता है। इसके अंतर्गत महासागर, नदी, झील, तालाब, भूमिगत जल, हिमनद, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। देखो यहाँ पर दिया है महासागर जो समुंदर है, ठीक है, नदी हम लोग देखते हैं गांव के आसपास छोटा छोटा रहता है, महासागर से छोटा नदी हो गया। ठीक है, झील, झील क्या है, ये तालाब जैसा ही है, ये अपने आप बना हुआ होता है। उसके बाद तालाब है जिसको मानव ने बनाया है, हम लोगों ने बनाया। उसके बाद भूमिगत जल, जमीन के अंदर से जो जल निकलता है। हिमनद जो बर्फ का नदी होता है उसको हिमनद कहेंगे। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प यानी कि हम लोग के आसपास जो उपस्थित जलवाष्प से भाप के रूप में दिखाई देता है, खासतौर से ठंडा के दिन में। ठीक है, अभी जल कैसे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का 2 भाग और ऑक्सीजन का 1 भाग मिलके। तो वायुमंडल में बहुत तरह के गैस है, हमारे मुंह से भी गैस निकलता है। इसको देखिएगा, ठंडा के दिन में अगर सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो तुरंत सामने में हम लोग को कुछ नमी जैसा दिखता है, भाप। लेकिन गर्मी के दिन में नहीं दिखता है क्योंकि ये सूख जाता है। आगे, पृथ्वी पर प्रथम जीव की उत्पत्ति जल में ही हुई थी। ये जो पृथ्वी बना अरबों साल पहले, तो यहाँ पे जो जीव उत्पन्न हुआ वो पानी में ही हुआ था। पृथ्वी के चारों तरफ फैली हुई वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर एक परत है जिसको वायुमंडल कहते हैं, हवा। ठीक है, वायुमंडल कई गैसों से मिलकर बना है। इनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ओजोन मुख्य है। इसके अलावा वायुमंडल में धूलकण एवं जलवाष्प की मात्रा समय और स्थान के अनुसार बदलती रहती है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा में परिवर्तन होने से मौसम परिवर्तन होता है। ठीक है, अब देखिए इस पैराग्राफ को फिर से हम लोग समझते हैं। पृथ्वी के चारों तरफ फैली हुई वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं। तो ये चारों तरफ वायु फैला हुआ है, पृथ्वी एक जैसे हम लोग ये हाँ,
थोड़ा सुविधा नहीं हो रहा है। तो हमारे आसपास जो वायु है ये कैसे आसपास हम लोग का है? तो पृथ्वी में एक बल पाया जाता है, शक्ति जिसको बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, जो अपने और सभी वस्तु या पदार्थ को खींचता है। और यही कारण है कि यहाँ पे सभी गैस और हम लोग धरती पे आसानी से चल फिर सकते हैं। अगर यदि ये गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा तो आदमी चलना फिरना भी मुश्किल हो जाएगा और इधर उधर तैरने जैसा होगा, उसका वजन भी नहीं हो पाएगा ठीक से। यहाँ वायुमंडल कई गैसों से मिलकर बना है। इसमें नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, ऑक्सीजन 28% जिसको हम लोग सांस के रूप में लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं जो कि 0.03% होता है, माने ऑक्सीजन से बहुत कम। उसके बाद आर्गन, ओजन ये सब है, ये सब भी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा वायुमंडल में धूलकण जो धूल उड़ता है और जलवाष्प की मात्रा समय और स्थान के अनुसार बदलती रहती है, एक जगह के हिसाब से बदलता है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा में परिवर्तन होने से मौसम परिवर्तन होता है। मौसम का जो हम लोग अभी परिवर्तन देखते हैं, कभी गर्मी, बरसात, जाड़ा, तो इस कारण से होता है। आगे देखिए, ग्रीन बॉक्स में है जानने योग्य बातें। वायुमंडल में विभिन्न गैसों का प्रतिशत, इसको भी याद रखना जरूरी है। पहला है नाइट्रोजन 78%, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। दूसरे नंबर पर आता है ऑक्सीजन 21%। तीसरा है आर्गन 0.93%। चौथा में है कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम लोग CO2 भी बोलते हैं, CO2 से दर्शाते हैं, वो है 0.03%। फिर नियॉन है, हीलियम है, ओजन है, हाइड्रोजन है, ये बहुत कम मात्रा में है। इसको जैसा दिया वैसे ही याद करना, जैसे ओजन को याद करेंगे 0.406%। यहाँ पर एक चार्ट बना के गैसों का प्रतिशत दिखाया गया है गोल घेरा में। अब आगे आते हैं। पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहां वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल तीनों मिलते हैं तथा जीवन को संभव बनाते हैं, जीवमंडल कहलाता है। जीवमंडल में पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं को शामिल किया जाता है, ठीक है। जहाँ पे जीवमंडल क्या चीज़ है देखिए, जहाँ वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल तीनों मिलते हैं, यहाँ चित्र में दिखा रहा है देखिए, तथा जीवन को संभव बनाते हैं, यानी कि जीवन जीने के लिए हम लोग को ये सभी चीज का जरूरत पड़ता है। हर किसी को, पेड़ हो, पौधा हो, उसको पानी, मिट्टी, हवा सब चाहिए होता है, तभी जाके ये जीवमंडल का निर्माण होता है। जीवमंडल में पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं को शामिल किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, परितंत्र। परितंत्र क्या है? परितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। ये जीवधारी अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। इस प्रकार परितंत्र एक दूसरे पर आश्रित अवयवों की एक इकाई है जो एक ही आवास को बांटते हैं।
अतः एक परितंत्र में सभी जीवों के जैव तथा अजैव घटक होते हैं। ठीक है, घटक मतलब भाग, जैव मतलब जीवित है, अजैव मतलब जो जीवित नहीं होता है, जिसमें जान नहीं है। आगे उदाहरण के लिए यदि आप बगीचे में जाएं तो आपको विभिन्न प्रकार के पौधे जैसे घास, वृक्ष, गुलाब, चमेली, सूर्यमुखी जैसे फूल वाले सजावटी पौधे तथा मेढक, कीट एवं पक्षी जैसे जंतु दिखाई देंगे। ये सभी सजीव परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हैं तथा इनकी वृद्धि, जनन एवं अन्य क्रियाकलाप परितंत्र के अजैव घटकों द्वारा प्रभावित होते हैं। आगे, अतः बगीचा एक परितंत्र है। ये परितंत्र एक छोटी आकार वाली जगह जैसे बगीचा, जिसको हम लोग गार्डन भी बोलते हैं, से लेकर बहुत बड़े आकार वाले जगह जैसे समुद्र हो सकते हैं। एक और छोटे तालाब का परितंत्र हो सकता है, तो दूसरी तरफ बहुत बड़े वन या घास स्थल या फिर रेगिस्तान का भी परितंत्र हो सकता है। परितंत्र प्राकृतिक तथा मानव निर्मित दो प्रकार का होता है। देखिए आगे, वन, तालाब तथा झील प्राकृतिक परितंत्र है, जबकि बगीचा मानव निर्मित कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है। आगे देखते हैं, मानवीय पर्यावरण। मनुष्य आधुनिक ज्ञान तथा तकनीक की सहायता से अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है। इस क्रिया द्वारा उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार संशोधन तथा परिवर्तन करता रहता है। इस संशोधन द्वारा मानव उसे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप बना लेता है, जिसे मानवीय पर्यावरण कहते हैं। उदाहरण के लिए, वह भूमि को जोतकर खेती करता है, जंगलों को साफ करता है, सड़कें, नहरें, रेल मार्ग, हवाई पट्टी आदि बनाता है। इस प्रकार मानव प्राकृतिक संसाधनों का विभिन्न प्रकार से दोहन कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है, ये हम लोग पहले भी डिस्कस करते हैं। मानवीय पर्यावरण में क्या है कि मानव खुद से ही सब कुछ करता है। इसमें बहुत तरह का वो अपना आविष्कार करता है, बनाता है अपने हिसाब से, उसको जो आवश्यक होता है और उसका उपयोग वो खुद करता है। अब देखिए जानने योग्य बात, पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन सन 1972 ईस्वी में स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में 5 जून 1972 से प्रारंभ होकर 16 जून 1972 को समाप्त हुआ था। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा इसी सम्मेलन में की गई थी। देखिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये एक जीके का क्वेश्चन है और अक्सर पूछा जाता है। तो ये जो
विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का घोषणा जो हुआ वो हुआ था 16 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन में। ठीक है, आगे देखते हैं। परितंत्र। परितंत्र का देखिए दो भाग है, पहला मानव निर्मित परितंत्र, दूसरा प्राकृतिक परितंत्र। मानव निर्मित परितंत्र में देखिए क्या आता है, जैसे यहाँ पर दिया है खेत, निर्मित जलाशय यानी कि कुआं, तालाब जो हम लोग खुद से बनाते हैं जलाशय पानी के लिए, वो हो गया। बगीचा जिसको हम लोग गार्डन भी बोलते हैं, हम लोग खुद से बनाते हैं, अपना पेड़ पौधा उसमें लगाते हैं बहुत सारा। और देखिए प्राकृतिक परितंत्र में क्या आता है, एक है जलीय परितंत्र और भौमिक परितंत्र। देखिए भौमिक परितंत्र में देखते हैं पहले, जैसे जंगल अपने आप हो रहा है, रेगिस्तान ये भी अपने आप बना है, जहाँ बालू ही बालू है वहाँ पे खेती नहीं हो पाता है, मुश्किल होता है वहाँ पर खेती करना। घास के मैदान, सिर्फ घास ही घास दिखता है, वहाँ भी खेती करना मुश्किल हो जाता है। आगे देखिए जलीय परितंत्र, इसमें इसका भी दो भाग है, बड़ा जलीय परितंत्र, छोटा जलीय परितंत्र। बड़ा जलीय परितंत्र में जैसे दिया है सागर, समुद्र। ठीक है, समुद्र, सागर ये बहुत बड़ा होता है। और छोटा जलीय परितंत्र में जैसे नदी, तालाब। यहाँ तालाब लिखा है, देखिए तालाब, यहाँ पे झील होना चाहिए असल में, क्योंकि तालाब को तो मानव बनाता है, लेकिन झील जो है वो खुद से बना हुआ होता है। लेकिन पता नहीं ये मिस्टेक किया है किताब। आगे, और एक मानव निर्मित या मानव निर्मित पर्यावरण को जन्म देता है। इस प्रकार मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। आगे, पर्यावरण प्रदूषण। देखिए आज का जो परिवेश है, ज़्यादातर हम लोग को पर्यावरण प्रदूषण से जूझना पड़ता है। पर्यावरण प्रदूषण बहुत तरह से होता है। अब हम लोग इस पाठ को पढ़ते जाएंगे, सारा प्रदूषण हम लोग का क्लियर होता जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण, मनुष्य के विभिन्न क्रियाकलापों के कारण पर्यावरण में अवांछित तत्व मिश्रित हो जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब है जो ज़रूरत का चीज़ नहीं है, ठीक है, अवांछित मतलब जो ज़रूरत का चीज़ नहीं है, वो सब हम लोग को यहाँ पर मिश्रित माने यानी कि मिल जाता है। ठीक है, और वही चीज़ है जो हम लोग को सेहत को नुकसान पहुँचाता है, शरीर को नुकसान पहुँचाता है, प्रदूषण ये से। ठीक है, तथा इसे प्रदूषित करते हैं। ठीक है, पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। प्रदूषण प्राकृतिक पर्यावरण को दूषित करता है, जो हमारे सामान्य जीवन को प्रभावित करता है। किसी भी प्रकार का प्रदूषण हमारे प्राकृतिक वातावरण और परितंत्र की में अस्थिरता और सामान्य जीवन में असुविधा उत्पन्न करता है। ठीक है, जैसे अच्छा इसको पूरा कर लेते हैं। यह प्राकृतिक व्यवस्था को अव्यवस्थित कर देता है और प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ देता है। ठीक है, कैसे? जैसे कि हम लोग आगे फिर पढ़ेंगे इसको अच्छा से। ध्वनि प्रदूषण, बहुत ज़्यादा बाजा बज रहा है, गाड़ी का हॉर्न बज रहा है, तो हम लोग आपस में ठीक से बात भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, करेंगे तो सुनाई नहीं पड़ेगा। उसी तरह से कोई बहुत ज़्यादा प्लास्टिक या धुआं कर रहा है तो हम लोग सांस नहीं ले पाते हैं, वहाँ पर होता है ना।
तो उसी तरह का पानी भी गंदा होता है तो हम लोग उसको पी नहीं सकते हैं। तो ये हमारा संतुलन को बिगाड़ देता है। ठीक है, देखो बगल में लिखा है जानने योग्य बातें। चिपको आंदोलन, यह आंदोलन पर्यावरण के बचाव के लिए उठाया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इसकी शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड एक राज्य का नाम है जैसे हम लोग झारखंड के टेहरी गढ़वाल जिले, है ना, जैसे हम लोग का पूर्वी सिंहभूम जिला वैसे यहाँ पर टेहरी गढ़वाल जिला है, से हुई। इस आंदोलन में ग्रामीण लोग पेड़ों की कटाई होने वाले क्षेत्रों में जाकर पेड़ के चारों ओर चिपक जाते थे। ठीक है, जैसे पेड़ है उसको पकड़ के आदमी चिपक जाता था। अब जो पेड़ काटने के लिए गया है तो अब कैसे काट पाएगा? पहले आदमी को काटना होगा, उसके बाद ना पेड़ को काटेगा। और आदमी को कैसे काट सकता है? नहीं काट सकता है। तो इस तरह से वो लोग पूरा गांव का आदमी सब मिल के पेड़ों का रक्षा किया था। ठीक है, जैसे होता है ना सरकारी विभाग का आदमी लोग, कभी वो लोग खुद जंगल वो लोग का हाथ में रहता है तो कभी कभी कुछ कारण से वो लोग पेड़ काटना चाहता है तो ये लोग उस तरह का पेड़ काटने नहीं दिया, बचाया। ठीक है, इसका नेतृत्व करता जो थे वो सुंदरलाल बहुगुणा एक आदमी का नाम है। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था? उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल जिला में। आगे हम लोग पढ़ते हैं पर्यावरण प्रदूषण के कारण। देखो पर्यावरण प्रदूषण के कारण क्यों होता है पर्यावरण प्रदूषण, इसके बारे में यहाँ पर हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। प्रदूषण में पर्यावरण के सभी घटक सम्मिलित होते हैं। प्रदूषण के विभिन्न प्रकार हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण आदि। ठीक है, देखो क्या क्या प्रदूषण बताया? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मिट्टी प्रदूषण आदि। आदि में तुम्हारा ध्वनि प्रदूषण भी आ जाएगा और भी बहुत कुछ आएगा। यहाँ पर 3 दिया है। ठीक है, हम लोग को ज़्यादातर परेशानी वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से होता है। मिट्टी प्रदूषण से भी परेशानी होता है किसान लोगों को। ठीक है, आगे वायु प्रदूषण के कारण क्या है? देखो वायु में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा का बढ़ना, जो कारखानों, घरेलू ईंधनों से निकलने वाले धुएं में होता है। ठीक है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग सांस से भी सांस जो ऑक्सीजन लेते हैं और क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, तो जितना ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ेगा, जीव जंतु कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड ये तुम्हारा प्लास्टिक वगैरह या कोयला को जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है। अगर यदि हम लोग कोयला को घर के अंदर जलाएंगे तो हम लोग का बहुत जल्दी दम घुटने लगेगा, यानी कि हम लोग सांस नहीं ले पाते हैं ठीक से। ठीक है, ये बहुत खतरनाक टाइप का हो जाता है। तो ये सब चीज़ जो है कारखानों में ये सब का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, कोयला वगैरह का धुआं वो लोग ज़्यादा करता है। घरेलू ईंधन, घरेलू ईंधन में जैसे हम लोग का पहले अभी भी कुछ माने लकड़ी जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, तो उससे भी प्रदूषण होता है। ठीक है, और दूसरा है वायु में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का उपस्थित होना, जो पेट्रोलियम पदार्थ, मोटर गाड़ी इत्यादि से निकलने वाले धुएं में होता है। ठीक है, मोटर गाड़ी जितना भी है वो सब में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस निकलता है, तो ये भी वायु को प्रदूषित करता है। ठीक है, इसीलिए मौसम को भी समझ में नहीं आता है कि कब हमको गर्मी करना है, कब हम बरसात करना है। ठीक है, अम्लीय वर्षा होने का पीछे भी ये सब कारण होता है। और ठीक है, आगे जल प्रदूषण के कारण
विभिन्न उद्योगों व कारखानों के द्वारा जहरीले रसायनों का स्राव, कृषि में कीटनाशकों का प्रयोग, मिट्टी और कचरे के कुप्रबंधन आदि जल प्रदूषण के मुख्य कारण है। ठीक है, देखो जल प्रदूषण का क्या कारण है, इसको हम लोग फिर से दोहरा रहे हैं। देखो, जहरीले रसायनों का स्राव, जहरीले रसायन हम लोग कहाँ कैसे आएगा, खेत सब में हम लोग जैसे कीटनाशक दवाई देते हैं ना, कीड़ा वगैरह सब मारने के लिए, तो ये जहरीला होता है। अब वही सोचो, वहाँ कीड़ा को तो मार दिया, लेकिन वो पूरी तरह से ख़त्म होगा क्या? जहर नहीं होता है, वो ज़्यादा फैल जाता है। पानी जैसे हम लोग कुआं नल का पानी पीते हैं, तो वहाँ भी कुछ अंश मात्रा उसका जाता है पानी में, और उस जहरीला पानी को हम लोग पीते हैं और बीमार होने का संभावना ज़्यादा रहता है। कृषि में, हाँ देखो यहाँ पर लिखा हुआ, कृषि कीटनाशकों का प्रयोग, ठीक है, जहरीले रसायनों का प्रयोग, जैसे हम लोग का जादूगोड़ा में जो यूरेनियम फैक्ट्री है, तो वहाँ यूरेनियम निकलता है। ठीक है, तो जहाँ यूरेनियम निकलता है उसके आसपास का इलाका में पहले क्या होता था कि बरसात का दिन में यूरेनियम पानी चला जाता था, जिससे उन लोग का पानी का जो स्रोत होता था, कुआं, वो सब यूरेनियम हो जाता था, जिसको पी के आदमी बीमार पड़ता था, और जो इसका बच्चा होने का रहता था वो उसका बच्चा मर जाता था, नहीं तो विकलांग वगैरह हो जाता था। ठीक है, ये हो गया जहरीला रसायन में। और कीटनाशक जो अभी बता चुके हैं, मिट्टी में कचरे के कुप्रबंधन आदि जल प्रदूषण के मुख्य कारण है। ठीक है, जैसे जहाँ हम लोग का कुआं है या नलकूप है, वहीं पर हम लोग पूरा गंदा गंदा कचरा फेंकते हैं। ठीक है, तो वो गंदा पानी फिर से कहाँ जाएगा? कुआं में जाएगा, नलकूप में जाएगा, जाएगा ना, तो पानी गंदा होगा। आगे, भूमि पर एक चीज हम लोग साधारण देखते हैं, देखना कि जब बारिश का दिन होता है तो कुआं में या नलकूप में भी देखना एकदम मिट्टी पानी टाइप का निकल रहा होता है ना। लेकिन ऐसे गर्मी के दिन में वैसे मिट्टी पानी नहीं निकलता है, लेकिन जो केमिकल वो थोड़ा बहुत मात्रा तो उसमें जाता ही है, जो हम लोग को पता नहीं चलता। आजकल बहुत तरह का मशीन आ गया, आदमी उसको साफ करने के लिए मशीन का यूज करता है, लेकिन जिसके पास मशीन नहीं है वो क्या करेगा? कपड़ा में भी नहीं छनाएगा। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। भूमि प्रदूषण के कारण, भूमि प्रदूषण अधिक मात्रा में जहरीले कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने से होता है। ठीक है, तो भूमि प्रदूषण वही चीज़ यहाँ पर भी बता रहा है कि भूमि प्रदूषण अधिक मात्रा में जहरीले कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने से होता है। देखो, कीटनाशक जो बताएं, कीड़ा को मारने के लिए जो दवा छिड़कते हैं, और रासायनिक उर्वरक में क्या क्या यूज करते हैं हम लोग? डीएपी, यूरिया, क्या क्या, जैसे मतलब फसल सब बहुत जल्दी जल्दी बड़ा हो जाए, एकदम साग सब्जी सब में डालते हैं ना, धान वगैरह सब में, तो ये उर्वरक भी जमीन को प्रदूषित कर देता है। मतलब अगर खाद वो नहीं डालेंगे तो दोबारा वो सब चीज़ें नहीं होगा, माने जो उपजाऊ होता है उसको पूरा एकदम निचोड़ के ख़त्म कर देता है। ठीक है, इसलिए हम लोग का क्या है कि जो गोबर का खाद होता है या केचुआ खाद होता है वो सबसे अच्छा होता है। ठीक है, आगे, अवैज्ञानिक सिंचाई पद्धति के कारण मिट्टी में लवण की मात्रा बढ़ती है। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के उपाय। पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण मानव द्वारा किया गया अनियंत्रित क्रियाकलाप है, अतः प्रदूषण रोकने की जवाबदेही भी मानव की ही है। एक साथ मिलकर किए गए छोटे छोटे सहयोग व्यापक तौर पर प्रदूषण से निपटने में सहायक हो सकते हैं। इसके लिए निम्न कार्य किए जाने की आवश्यकता है। ठीक है, देखो प्रदूषण को हम लोग कैसे रोक सकते हैं, इसका कुछ उपाय दिया है बिंदु में।
पहला बिंदु है अपने आसपास पेड़ उगने अपने आसपास पेड़ उगाने तथा उसकी सुरक्षा में मदद करनी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना है और उसको सुरक्षा यानी कि उसके चारों तरफ घेरा कर देना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पेड़ लगा दिए और छोड़ दिए तो कभी भी उसको बकरी बैल खा जाएगा, तो कोई मतलब नहीं होता है। आगे, घर के आसपास जल जमाव नहीं होने दीजिए। इस जल जमाव से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है। इसके द्वारा जल प्रदूषण की समस्या को कम किया जा सकता है। ठीक है, जैसे क्या होता है कि हम लोग घर के सामने ही बर्तन वगैरह धोते हैं, या किसी के घर के सामने में तालाब है तो उसमें सब जानवर वगैरह को भी धोते हैं, कचरा करके रख दिए रहते हैं, तो क्या होगा, पानी भी आसपास का गंदा होगा और मच्छर भी उस पर आएगा। ठीक है, मक्खी होगा तो मक्खी जो है तुम्हारा घर में, खाने में, पानी में, कहीं भी वो बैठ सकता है। अगला बिंदु है नालियों की नियमित सफाई करवाएं ताकि उनमें पानी ना रुकने पाए। ठीक है, घर के बाहर रोड जो रास्ता या फिर जो हम लोग के घर का पानी निकलता है वो सब नाली का हमेशा साफ रखना चाहिए ताकि वहाँ से पानी बह के चला जाए। ये नहीं कि पानी वहाँ पर रुका हुआ रहे। अगर पानी रुका रहेगा तो वो पानी सड़ेगा, गंदा रहेगा, उसमें मच्छर जन्म लेगा। ठीक है, इस तरह का बहुत सारा कीटाणु जन्म होता है। आगे है सार्वजनिक यातायात का उपयोग करना चाहिए जिससे ईंधन की खपत में कमी आएगी। देखो, सार्वजनिक यातायात मतलब जिसमें सभी लोग सफ़र करते हैं, जैसे बस, ट्रेन। ठीक है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आदमी सफ़र करता है तो क्या होता है कि उसका धुआं बस एक ही गाड़ी छोड़ रहा होता है, और अपना अपना गाड़ी लेके चलेंगे तो मान लो 50 आदमी एक बस में बैठ रहे हैं और 50 आदमी अपना अपना गाड़ी लेके चलेगा तो 50 गाड़ी का धुआं अलग से होगा ना। तो इसलिए सार्वजनिक यातायात माने जो आने जाने का हम लोग का साधन होता है। ठीक है, जिससे ईंधन की खपत में कमी भी आएगी। और अगला बिंदु है प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग नहीं करना चाहिए। यह गैर जैव निम्नीकरण पदार्थ है जो पर्यावरण को प्रदूषित करता है। प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे हम लोग कहीं भी दुकान जाते हैं तो ज़्यादातर हम लोग को क्या देता है, प्लास्टिक में ही वो सामान देता है। या गैर जैव निम्नीकरण पदार्थ है जो पर्यावरण को प्रदूषित करता है। ये देखो, सड़ता नहीं है प्लास्टिक, और प्लास्टिक में भी कुछ केमिकल होता है जो तुम्हारा खाने का सामान है तो उसमें भी वो केमिकल आ सकता है। और ये प्लास्टिक सड़ता नहीं, कहीं भी हम लोग उसको फेंक देते हैं तो वहाँ का जो ज़मीन है वो भी बंजर हो जाएगा। कुछ खाने का अगर फेंक दिए हैं उसमें रख के तो कोई जानवर उसको खा जाता है तो उसका पेट में वो हजम नहीं होगा, पचेगा नहीं, तो वो जानवर मर भी सकता है। इसलिए प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, जलवायु को क्लाइमेट बोलते हैं। देखिए, जलवायु परिवर्तन का प्रमाण प्राचीन समय से मिलता रहा है। हाल के वर्षों में घटित घटनाएं जिसमें बाढ़, सूखा, तूफान आदि शामिल हैं, जलवायु परिवर्तन का परिणाम है। जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इस तापमान वृद्धि को
भूमंडलीय उष्मन, इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। देखिए, भूमंडलीय उष्मन को भूमंडलीय तापन भी कहा जाता है। ठीक है, धरती धीरे धीरे पहले की अपेक्षा अब गर्म होती जा रही है। तो इसके पीछे भी हम लोग का जलवायु परिवर्तन, जो हम लोग पर्यावरण में अपने सुविधा के अनुसार हम लोग जो उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो वो इसका खामियाजा हम लोग को भुगतना अब पड़ रहा है। और इससे हम लोग को बाढ़, ठीक है, बाढ़ क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी आ जाता है नदी में और हमारे गांव घर आसपास सब डूबने लगता है। तो उससे हम लोग को काफ़ी नुकसान हो जाता है। सूखा, जब बारिश नहीं होता है, फसल नहीं हो पाता है, फसल सूख जाता है, तो अकाल की स्थिति हो जाता है, तो भी हम लोग को उससे काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है। तूफान, ठीक है, अचानक से बहुत तेज़ी से हवा चलने लगता है और इससे फसल, घर, पेड़ पौधे सब गिर जाते हैं और काफ़ी इनसे नुकसान होता है। तो ये सब जलवायु परिवर्तन का ही परिणाम है। आगे देखते हैं, भूमंडलीय उष्मन माने ये पृथ्वी का जो तापन है, गर्म हो रहा है, का प्रमुख कारण ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस की मात्रा में वृद्धि होना है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं सांस के रूप में और उसको छोड़ते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग के नाक से निकलता है, जिसको सांकेतिक भाषा में CO2 बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में 0.03% पाया जाता है। इसके बाद है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको सांकेतिक भाषा में CFC कहते हैं। यह एक कार्बनिक यौगिक है जो केवल कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन परमाणुओं से बनता है। ठीक है, और इस गैस का इस्तेमाल जो है रेफ्रिजरेटर, यानी कि आपके हम लोग जो फ्रिज वगैरह इस्तेमाल करते हैं उसमें होता है, और जो हम लोग बॉडी स्प्रे सेंट जो लगाते हैं उसमें भी इस गैस का इस्तेमाल होता है। और ये गैस जो है बहुत ही घातक है। घातक कहने का मतलब ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। देखिए, इसके बाद ओजोन है, O3 से इसका सांकेतिक चिन्ह है O3, यानी कि ऑक्सीजन का 3 भाग। तो ये ओजोन गैस जो है हम लोग के लिए बहुत ही वरदान का काम करता है। पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर ये पाया जाता है समताप मंडल में। और ये काम कैसा करता है, जैसे एक घिसा हुआ आईना लेंगे, ठीक है, कांच, घिसा हुआ कांच, और उससे रोशनी को पार करेंगे तो क्या होगा, रोशनी कम मात्रा में नीचे आता है। तो इसी तरह से ये सूर्य के प्रकाश को भी ये गैस जो है वायुमंडल में 0.02% पाया जाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से भी कम है, लेकिन काम बहुत करता है। ये जो पराबैंगनी किरण है सूरज की, जो हानिकारक किरणें हैं, जिससे हम लोग को बहुत सारा बीमारी वगैरह हो सकता है और बहुत सारे नुकसान उससे होंगे, पराबैंगनी किरणों से होती है। तो उन सभी को ये अपने आप में अवशोषित, यानी कि उसको सोख लेता है, खा जाता है, ठीक है, खा जाता है, वो पृथ्वी में उसको आने नहीं देता सूर्य के किरणों को। सोचिए, सूर्य का जो तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है और हम लोग को मिलता है कितना है,
बहुत मुश्किल से 50 डिग्री सेल्सियस तक, जो गर्मी के दिनों में होता है। और बाकी गर्मी उसका जो है वो आपस सूरज को ही दे देता है, और कुछ अपने में रोक लेता है और कुछ मात्रा में वो धरती में देता है। ठीक है, तो ओजोन O3 प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। जलवायु परिवर्तन के कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिसका प्रभाव पूरे परितंत्र पर पड़ रहा है। परितंत्र भी वही है, पर्यावरण ही, ठीक है, परितंत्र भी पर्यावरण ही है। इसका कारण अनेक प्रकार की आपदाओं का सामना मानव को करना पड़ रहा है। इन आपदाओं में सुनामी, बाढ़, सूखा, चक्रवात आदि प्रमुख हैं। देखिए इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। आपदा मतलब क्या होता है? जो अचानक से कोई भी दुर्घटना घट जाता है वो हो गया आपदा, जिसके लिए हम लोग पहले से सोचते नहीं, तैयार नहीं रहते हैं, अचानक से कभी घट जाता है तो हो गया वो आपदा। तो इस तरह का आपदाओं में आता है सुनामी। सुनामी कहाँ होता है? देखिए ये समुंदर में आता है। समुंदर में एक लहर, और ये लहर आने के लिए भूकंप या ज्वालामुखी का होना जरूरी है अंदर। तो समुंदर में जब ये लहर होता है तो बहुत लंबा तरंग उसका होता है, ठीक है, इसलिए समुंदर में इसका असर नहीं के बराबर दिखता है, पता नहीं चल पाता है। लेकिन जो उसका तट होता है, उसका किनारे होता है, ठीक है, समुंदर के किनारे वाला जो इलाका है, जो एरिया पड़ता है, वो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। यानी कि जो तरंग, कंपन इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ उसको तूफान या पानी जो आता है अचानक से, आसपास का सारा बिल्डिंग, पेड़ पौधा सबको गिरा देता है, तबाह कर देता है सबको, ठीक है। और बाढ़ क्या है? बाढ़ भी हम लोग देखते हैं कि नदी में बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, घरों में पानी घुसने लगता है, रास्ता में पानी बहता है। तो ये सब कई कारणों से होता है, जैसे कि कहीं बांध टूट गया है, या फिर बहुत ज़्यादा बारिश हो गया, बादल फट जाता है, तो बाढ़ का स्थिति होता है। इससे भी हम लोग को बहुत नुकसान होता है, फसल वगैरह डूब जाता है आसपास नदी किनारे जो है, तो घर में पानी घुस जाता है तो भी बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ता है। सूखा जो हम लोग का राज्य में हम लोग को अक्सर देखने को मिलता है कि यहाँ पे धान लोग लगा देते हैं, उसके बाद बारिश नहीं होता है तो धान पानी के लिए वो सूख जाता है, सिंचाई की व्यवस्था भी नहीं हो पाती है। तो इस तरह से सूखा अकाल का रूप ले लेता है। और इसके बाद है चक्रवात। चक्रवात ये कहीं भी उत्पन्न हो सकता है। चक्रवात है क्या चीज़? ये भी बहुत तेज हवा है। चक्रवात आता कैसे है? देखिए एक सिंपल सा चीज़ है। चक्रवात यानी कि चक्र, चारों ओर घूमना, गोल गोल घूमता है। तो ये हवा कैसे बनता है? जब किसी जगह पे कोई हवा बहुत गर्म हो जाती है, तो गर्म होने पर वो हवा हल्की हो जाती है और आसमान की ओर उठती है, ऊपर की ओर उठ जाती है। तो उस जगह को भरने के लिए आसपास की जो ठंडी हवा होती है वो उसी गति से चारों ओर से आती है और आपस में टकरा के वो गोल गोल घूमने लगती है। तो वहाँ पे चक्रवात उत्पन्न हो जाता है, और ये खूब जोरों की बारिश भी करवाती है, ठीक है। तो ये कभी कभी हम लोग के लिए नुकसानदायक भी होता है। इसमें ख़ास तौर से घर, पेड़ पौधे गिर जाते हैं और फसलों को भी बहुत नुकसान होता है। आगे देखते हैं इस समस्या के समाधान, मतलब इससे बचाव के लिए हेतु विश्व स्तर पर अनेक प्रयास किए गए हैं।
इनमें 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन जो कि ब्राज़ील देश में हुआ था, 1997 ईस्वी में क्योटो सम्मेलन जो कि जापान देश में हुआ था, 2007 ईस्वी में बाली जो कि इंडोनेशिया देश में है। सम्मेलन प्रमुख प्रयास हैं, ठीक है, इन आपदा से निपटने के लिए ये बैठकें किए गई थे। भारत में भी आपदाओं से बचाव के लिए 2005 ईस्वी में आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू किया गया है, ठीक है। मतलब 2005 ईस्वी में आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू किया गया। तो इसमें क्या है कि अब यहाँ पर भी लोग पहले से तैयार रहते हैं, जैसे बाढ़ के लिए अगर बाढ़ आ जाता है तो वहाँ पर बचाव दल तुरंत पहुँच जाता है, सूखा आता है तो भी सरकार की ओर से राहत सामग्री दी जाती है, मुआवजा दिया जाता है। इसके लिए लोग फसलों का बीमा भी कर लेते हैं। अगर उनका फसल सूखा के कारण नष्ट हो जाता है तो उनको उसका मुआवजा मिलता है, उसके बदले में उनको पैसा मिलता है, ठीक है। इसके तहत ही आपदा के समय राहत एवं बचाव कार्य के लिए राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल NDRF का गठन 2006 ईस्वी में किया गया। देखिए, बचाव दल जो है उसको NDRF बोलते हैं। इसमें लोग राहत के लिए राहत बचाव के कार्य के लिए आते हैं। अब देखिए झारखंड की आपदाएं। झारखंड की क्या क्या आपदाएं हैं, देखिए यहाँ पर हरा बॉक्स में दिखाया है। झारखंड के सभी 24 जिले किसी न किसी आपदा से ग्रसित हैं। ये आपदाएं प्राकृतिक तथा मानव जनित दोनों प्रकार की हैं, यानी कि कुछ अपने आप भी हो रहा है और कुछ लोगों के द्वारा भी अपना स्वार्थ के लिए या गलती से ये सब हो जाता है। देखिए, इन आपदाओं में सूखा, देखिए जो बारिश नहीं होता है, सूखा पड़ जाता है, ये एक समस्या है यहाँ पर। लाइटिंग तड़ित, यानी कि बिजली वगैरह गिर जाता है कहीं पर, तो इससे भी काफ़ी नुकसान होता है, काफ़ी लोग भी मर जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा आपदा है। हालांकि सरकार अब प्रत्येक स्कूलों में तड़ित चालक लगा दी है, तो इससे क्या होता है कि कम से कम स्कूल या उसके आसपास के लोग सुरक्षित हो जाते हैं। तड़ित चालक में क्या होता है कि जो भी बिजली गिरने वाला होता है उसमें वो अपने में समाहित उसको सोख लेता है, खींच के उसको ज़मीन के अंदर डाल देता है, ठीक है। खनन दुर्घटना, जैसे कि हम जानते हैं जहाँ खनन होता है वो एक गुफा जैसा बन जाता है। जैसे धनबाद में कोयला खनन होता है, इस तरह का जहाँ भी खनन होता है तो वहाँ पे समस्या क्या हो सकता है कि कभी वो ऊपर से धंस जाएगा या फिर हो सकता है उसमें कभी पानी घुस जाएगा तो आदमी वहाँ पर ऐसे डूब जाएगा। और कोयला खदान में क्या होता है कि कई बार वहाँ पर आग लगने का भी समस्या हो सकता है, तो अंदर आदमी जल जाएगा। तो ये आपदा दुर्घटना होने की संभावना रहती है। जंगलों में आग लगना, देखिए जंगलों में कई बार अपने आप भी आग लग जाता है, जैसे पेड़ की डालियों के आपस में रगड़ाने से या फिर कोई पत्थर आपस में रगड़ा गया तो वहाँ पर चिंगारी निकलता है और उससे आग लग सकता है। लेकिन ये बहुत कम ही मात्रा में होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ लोग अपने स्वार्थ से या नासमझी की वजह से वो जंगल में आग लगा देते हैं, और इसका दुष्परिणाम क्या होता है कि बहुत सारे माने जीव जंतुओं को जल जाते हैं या उनका नष्ट हो जाते हैं, पेड़ पौधे जल के राख हो जाते हैं। इससे पर्यावरण को बहुत नुकसान होता है।
जिसका खामियाजा हम लोग को किसी न किसी रूप में कभी न कभी भुगतना ही पड़ता है। हाथियों का आक्रमण आदि प्रमुख है। देखिए, अभी हमारे राज्य का राजकीय पशु हाथी को माना गया है, लेकिन ये बहुत सारे गांवों में जाके वहाँ के धान की फसल हो गई या छोटे छोटे कच्चे के मकान जो थे उनको गिरा देते थे, और घर का जो धान वगैरह होता था या फिर उनका जो फसल होता था उसको नष्ट कर देते थे, खा जाते थे। तो ये भी बहुत बड़ा आपदा होता है, ठीक है, क्योंकि वो कब आएंगे ये कहा नहीं जा सकता। वो कभी भी आ धमकते हैं और नुकसान देके चले जाते हैं। झारखंड राज्य में इन आपदाओं से निपटने के लिए झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण JSDMA का गठन किया गया है। ठीक है, देखिए कुछ प्रमुख शब्द है, उसका इंग्लिश याद कर लीजिएगा। पर्यावरण को एनवायरनमेंट, जैव को बायोटिक, अजैव अबायोटिक, जैव निम्नीकरण बायोडिग्रेडेबल, प्राकृतिक पर्यावरण नेचुरल एनवायरनमेंट, मानव पर्यावरण ह्यूमन एनवायरनमेंट, परितंत्र इकोसिस्टम, परितंत्र इकोसिस्टम। इसका अभ्यास प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में कर लेंगे सभी। ठीक है, तब तक के लिए सबको धन्यवाद। क्लास इस तरह के वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके।